भोजपुरी में एक कहावत है कि सीधे साधे शरीफ आदमी का मुंह कुत्ता भी चाट कर चला जाता है। सवाल यह है कि क्या मनमोहन सिंह की सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया? जी हां, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करेंगे और सवाल उठाएंगे कि जब एक व्यक्ति को चीट करने या फ्रॉड करने पर कई सारी धाराएं लग जाती हैं, सजा मिल जाती है, तो फिर जो लोग एक साथ करोड़ों लोगों को ठग चुके हैं, टोपी पहना चुके हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और इसमें विशेष नाम होगा रामदेव का। जी हां, वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि कैसे मानहानि के मामले में लपेटे जाने के डर से भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लंबा चौड़ा पत्र लिखकर सोनिया गांधी से माफी मांग ली। यह मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छे से बात करेंगे। और अंत में बात होगी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज भाजपा नेताओं को मिलने वाले अब तक के सबसे बड़े झटके की। जी हां, इतना बड़ा झटका इन लोगों को शायद तब भी न लगा हो जब इन्हें पार्टी से किनारे करके मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, क्योंकि इनके रिटायर होने पर यदि इन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा रहा होगा तो अभी वाला झटका 11,000 वोल्ट का कहा जा सकता है। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। अनुरोध बस इतना सा है कि पूरा देखिएगा, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आनंद मिलेगा। लेकिन हाँ, भक्तों को मत दिखाइएगा, हो सकता है उनका बीपी वगैरह बढ़ जाए। भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। और हाँ, ये लाइक, सब्सक्राइब और घंटा बजाने का काम शुरुआत में ही कर लिया करिए, आपका कुछ खर्च नहीं होता लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे देश में यदि एक व्यक्ति किसी के साथ धोखा कर दे, कोई वादा खिलाफी कर दे, वादा करे और ना निभाए, शादी का वादा करे वो भी ना निभाए, शादी करते समय जो वादा किया अगर उसमें भी निभाने में कमी रह जाए तो सजा मिलती है। कभी देर से मिलती है, कभी जल्दी मिलती है, लेकिन मिलती है। और सजा ना भी मिले तो कम से कम लोगों की नजरों में गलती करने वाला आरोपी तो बन ही जाता है। मगर सवाल यह है कि देश में जो लोग एक साथ करोड़ों की आबादी को टोपी पहनाकर मूर्ख बना चुके हैं, सरासर झूठी बातें बोलकर किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में माहौल बना चुके हैं, बनाते हैं, उन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? जी हां, हम बात कर रहे हैं रामदेव की, उर्फ रामकिशुन यादव, रामदेव। बहुत सारे लोग इन्हें योग गुरु कहते हैं, कुछ लोग बाबा कहते हैं, कुछ लोग स्वामी भी कहते हैं और कुछ लोग लाला रामदेव भी कहते हैं। सबका अपना अपना तर्क है, जो जैसा समझता है वैसा कहता है। तो सवाल यह है कि रामदेव ने इस देश की जनता से इतने बड़े बड़े झूठ बोले, करोड़ों की आबादी को एक साथ बरगलाया, आम भाषा में जिसे सीधे सीधे फ्रॉड कहा जा सकता है, उस रामदेव पर, और सिर्फ रामदेव पर ही नहीं, उनके जैसे तमाम लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? साल 2011 में रामदेव ने सरेआम मंच से कहा था कि विदेशों में 400 लाख करोड़ रुपया काला धन जमा है। फिर से सुन लीजिए, रामदेव ने 2011 में कहा था कि विदेशों में भारतीयों का 400 लाख करोड़ रुपया जमा है जो कि काला धन है। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि पूरे हिंदुस्तान में इतना पैसा सबको बांट दिया जाए तो हर एक जिले के हिस्से में 60,000 करोड़ रुपया आएगा। और ये बोलते हुए रामदेव के हाव भाव ऐसे थे कि सुनने वाला सच में चकमका जाएगा, क्योंकि 400 लाख करोड़ रुपया लिख पाना ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं है। और जिस विश्वास के साथ रामदेव ये बात लगातार दोहराते थे, कोई भी मान लेगा कि भगवा वस्त्र लपेटे ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि योग से निरोग कराने का दावा करके भीड़ जुटाने का काम किया जाता था और वहीं पर राजनीतिक जमीन तैयार की जाती थी। इस मामले पर अभी आगे भी बात करेंगे, लेकिन रामदेव की कारस्तानियों को जरा सुन लीजिए। रामदेव ने अपने कार्यक्रम में देश की जनता से यह वादा किया था कि यदि काला धन लाया जाता है तो महंगाई की समस्या का समापन हो जाएगा, नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा, लोगों को टैक्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी देश की जनता को सच में बहुत ही अच्छे दिन वाले सपने दिखाकर जमकर दिखाए गए और चारों तरफ से दिखाए गए, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से सपने दिखाए गए। और ये सपने एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दिखाए जा रहे थे जिसके शरीर पर भगवा वस्त्र लिपटा था, जिसे मीडिया और प्रचारकों ने एक साधु संत के रूप में प्रस्तुत किया। अब हमारे देश में संतों का सम्मान तो होता ही है। लोगों ने काला धन पर रामदेव की बातों को संत की वाणी समझा और उज्जवल भविष्य के लिए रामदेव की बातों पर भरोसा किया, भरोसा करना शुरू कर दिया। साल 2014 में सरकार बदलने के बाद, यानी भाजपा सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब रामदेव से पूछा गया कि वो जो 15 लाख खाते में आने की बात कही गई थी उसका क्या हुआ बाबा, तो रामदेव ने कहा कि 2015 से लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यानी 2014 में रामदेव ने फिर से कहा कि 2015 से पैसा आना शुरू हो जाएगा सबके खाते में। यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी रामदेव ने एक बार फिर से बड़ा वाला झूठ बोला। दिसंबर 2014 में रामदेव ने एक टीवी चैनल में कहा था कि उनके आंकड़ों के अनुसार विदेशों में जमा काला धन 100 लाख करोड़ है, जो कि कुल काले धन का 10% है। यानी भारत का जितना काला धन है उसका 90% भारत में है और खाली 10% विदेश में है, जिसका आंकड़ा रामदेव ने 100 लाख करोड़ का बताया। कंफ्यूजी आई है नहीं? आगे समझ में आएगा कैसे 400 का 100 हो गया। जबकि यही रामदेव भाजपा सरकार आने से पहले विदेशी बैंकों में जमा काले धन का आंकड़ा 400 लाख करोड़ बता रहे थे, जो अचानक सरकार बदलते ही 100 लाख करोड़ पे आ गया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। दिसंबर 2014 में एक
तरफ रामदेव दावा करते हैं कि विदेशों में 100 लाख करोड़ रुपए जमा है और इससे एक महीना पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कहते हैं कि किसी को पता नहीं है कि वास्तविक रूप से कितना कालाधन है। यानी जो बात देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है, वो भी उस प्रधानमंत्री को जो रामदेव के चहेते हैं, जिन्हें मजबूत सत्ता दिलाने में रामदेव का बड़ा योगदान कहा जाता है। कम से कम माहौल बनाने में तो था ही, झूठ के सहारे ही सही, लेकिन योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि जिस मामले की जानकारी देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, उसकी जानकारी रामदेव को कहां से थी? और इतना ही नहीं, जनता को दिखाने के लिए रामदेव ने यहां तक दावा कर दिया कि यदि मोदी सरकार अपने वादे को नहीं निभाती है, निभाने में असफल रहती है, तो मैं इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, देश भर में प्रदर्शन करूंगा। काले धन पर न तो मैं चुप था न चुप रहूंगा। यानी रामदेव ने मोदी सरकार को भी चेताने का काम किया कि काला धन वापस लाना ही पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो हम सड़किया पर बैठ जाएंगे। हालांकि यह बात सिर्फ टीवी पर ही रही, जमीन पर कभी रामदेव ने उतारने की कोशिश भी नहीं की। मोदी सरकार के आने के बाद रामदेव की इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि काला धन जैसे मुद्दों पर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकें। धरना प्रदर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। रामदेव की अपनी कंपनी और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर कौन कौन से आरोप लगे हैं, कितने जघन्य आरोप लगे हैं, कितने अविश्वसनीय आरोप लगे हैं, वो सब अलग के मसले हैं। हमने कई वीडियोस में उसके बारे में बताया है, आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन अभी उस मुद्दे पर बात हो रही है जिसकी वजह से देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख बनना पड़ा। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनते जाइए एक एक बात को। साल 2012 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने काला धन मसले पर लोकसभा में बहस करते हुए काला धन को विदेशों से वापस लाने की मांग की। यह भी कहा कि जिस भी भारतीय का काला धन विदेशों में जमा है उसका नाम उजागर करिए। उस वक्त की मनमोहन सरकार से यह भी कहा गया कि काला धन वालों का बचाव मत करिए, यदि उसमें मेरा नाम भी है तो बता दीजिए। बतौलेबाजी की हद तो देखिए कहां तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया की कोई ताकत हमें स्वच्छ होने से रोक नहीं सकती। आडवाणी ने भरी संसद में कहा था कि काले धन वालों का नाम सामने लाइए, यदि उसमें मेरा नाम है तो वो भी बताइए। अब इतना सुनने के बाद तो किसी भी व्यक्ति के भीतर ये बात आ ही जाएगी कि इतने इनके दावों में जरूर बहुत दम है, ललकार रहे हैं। आडवाणी ने यह भी कहा था कि 600 लोगों का नाम पता चल गया है तो देश को बताने में सरकार झिझक क्यों रही है? सरकार को काले धन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए जिसमें बताया जाए कि काला धन वापस लाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। आडवाणी ने यह भी मांग की थी कि सरकार एक ऐसा नियम बनाए जिसके तहत हर एक सांसद को हलफनामा देना पड़े कि विदेशों में उसका कोई अवैध खाता या संपत्ति नहीं है। अब काला धन वापस ला के आडवाणी ने क्या करने के लिए कहा था वो जरा सुन लीजिए। रामदेव तो 400 लाख करोड़ वापस ला के एक एक जिले को बांटने की बात कर रहे थे, आडवाणी जी उससे भी नीचे उतरे, जमीन पर गए। उन्होंने कहा कि 25 लाख करोड़ का जो काला धन है जो विदेशों में है उसे लाइए और देश के 6 लाख गांवों में निवेश करिए। लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा कर दिया जाता है, यानी जो 25 लाख करोड़ का काला धन है विदेशों में, वो अगर भारत लाकर गांव में दे दिया जाता है 6 लाख गांव में, तो ऐसा करने के बाद भारत दुनिया का सबसे आधुनिक गांव वाला देश बन जाएगा। आप सोच कर देखिए, गांव वाले तो एकदम बिना तेल के फुलौड़ी हो गए होंगे और लोग हो भी गए। इसके बाद आडवाणी जी यही नहीं रुके, उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन पर 40 दिन की जन चेतना यात्रा भी निकाली थी। यहाँ चौंकाने वाली बात यह भी है कि यूपीए सरकार के दौरान भाजपा के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास जो आंकड़ा था वो 25 लाख करोड़ का था, उधर रामदेव 400 लाख करोड़ बता रहे थे। और कुछ साल बाद ही नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि काला धन पर किसी के पास कोई आंकड़े नहीं है, जबकि यही बात जब मनमोहन सरकार कह रही थी तो ये सारे झुंड बनाकर कहते थे कि झूठ बोल रहे हैं, अपनों का नाम छुपाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आडवाणी जी के कुछ और कारनामे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए और इसे जरा अत्यधिक ध्यान देकर सुनिएगा। साल 2011 के आसपास ही भाजपा द्वारा गठित एक टास्क फोर्स जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति, IIM बेंगलोर के प्रोफेसर आर वैद्यनाथन, पूर्व IB निदेशक अजीत डोभाल और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य महेश जेठमलानी शामिल थे। इन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर लालकृष्ण आडवाणी ने यह आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का स्विस बैंक में खाता है और उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के उस खाते का नियंत्रण करती है, क्योंकि उस वक्त राहुल नाबालिग थे। कल्पनाओं की दुनिया तो देखिए किस तरीके से आरोप और उसका आधार कितना मजबूत तैयार किया जाता है। पहला तो आरोप यह लगाया गया कि राजीव गांधी का विदेशों के बैंकों में खाता है और काला धन है। इसके बाद यह भी कह दिया गया कि चूंकि उस वक्त राहुल गांधी नाबालिग थे तो उस खाते को सोनिया गांधी नियंत्रित करती हैं। 2 कदम आगे का आरोप, यानी सुनने वाले को लगे कि हाँ कुछ न कुछ तो है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही इस मामले में कांग्रेस तथा सोनिया गांधी की तरफ से मानहानि जैसी कार्रवाइयों की बात सामने आने लगी, आडवाणी जी तुरंत पलटी मार गए 1 सेकंड में और बाकायदा एक पत्र लिखकर सोनिया गांधी से माफी मांगी। अपने पत्र में लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था कि हमने आप पर जो आरोप लगाए उससे आहत हैं। मुझे खुशी है कि आपने हमारे रिपोर्ट और आरोपों का
का खंडन किया। आपने बता दिया कि आपका कहीं कोई खाता नहीं है। यदि पहले ही खंडन कर दिया गया होता तो टास्क फोर्स ने आपके खंडन को ध्यान में रखा होता। फिर भी आपको हुई परेशानी के लिए हमें गहरा खेद है। यानी एक झटके में अपने लोगों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट खुद ही आडवाणी जी को गलत नजर आने लगी और पत्र लिखकर माफी मांगने लगे, और कांग्रेस ने इसे प्रेम से स्वीकार भी कर लिया। उन्हें लगा कि चलिए माफी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। लेकिन आडवाणी के माफी मांग लेने से बीजेपी के बहुत सारे नेता नाराज हो गए। उन्हें लगा कि हम जो माहौल तैयार करने जा रहे थे, कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कथित लड़ाई को ऐसे ही आरोपों से मजबूत करने की कोशिश थी, अब जब आडवाणी ने माफी मांग ली तो मामला बिगड़ गया। इसके पहले की एक और कहानी याद करिए। जून 2005 में कराची में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा लालकृष्ण आडवाणी ने ही की थी। तभी से आडवाणी को लेकर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई कि जिस जिन्ना की वजह से भारत के 3 टुकड़े हो गए, उस जिन्ना की तारीफ भाजपा के सबसे बड़े नेता कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद सोनिया गांधी से माफी मांगना आडवाणी का दूसरा बम कहा गया। लोग कहने लगे कि ये आडवाणी का दूसरा बम है, उन्होंने एक और बम फोड़ दिया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि भाजपा के नेता 2 बातों को लेकर नाराज हो गए। पहला तो ये कि लालकृष्ण आडवाणी ने सोनिया गांधी से माफी मांगने से पहले अपने नेताओं के बीच, अपने लोगों के बीच चर्चा नहीं की, आंतरिक परामर्श नहीं लिया। और दूसरा ये कि जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसके प्रकाशन से पहले उस पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन्हें जरा ध्यान से सुन लीजिए। सवाल यह है कि विदेशों में रामदेव के अनुसार जो 400 लाख करोड़ रुपया था, अभी जब अपने मन की सरकार है, पसंदीदा सरकार है, तो क्यों नहीं वो काला धन वापस ला पाए। लगभग 10 साल होने वाले हैं, वापस लाकर हर एक जिले को 60,000 करोड़ रुपया देना चाहिए था। अगला सवाल है आडवाणी जी से। उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, माना कि वो लोग भ्रष्टाचारी थे, काला धन वापस नहीं लाए, और आडवाणी जी ने तो खाली 25 लाख करोड़ रुपया बताया था काला धन, और भारत के 6 लाख गांव में निवेश करने को कहा था। दुनिया का सबसे आधुनिक गांव वाला देश बनाने का दावा करते थे। तो जो काम मनमोहन सरकार नहीं कर पाई, क्यों नहीं आडवाणी जी अपने चेले से कह के करवा दें। अभी तो उनकी सरकार है, और अब तो खबरें आती हैं कि विदेशों में भारतीयों का काला धन कई गुना बढ़ गया है। 2019 की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 34 लाख करोड़ के आसपास है। और उसके बाद जब कोविड की महामारी के दौरान दुनिया भर में त्राहिमाम था, लोग खाने को मोहताज थे, तो भारत के सेठों की संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही थी ये तो आपको पता ही है। तो जब काला धन उस वक्त उतना ज्यादा था तो अब और ज्यादा हो गया होगा। क्या लालकृष्ण आडवाणी जी को अब ये नहीं चाहिए कि अपने शिष्य से कहकर इस देश के गांवों का भला करवाएं? 6 लाख गांव नहीं तो कम से कम सांसदों द्वारा जो गोद लिए गांव हैं उन्हीं को आधुनिक बना दिया जाए। बहरहाल अब तो लोग कहते हैं कि शायद आडवाणी जी को अपने शिष्य से कोई भी उम्मीद नहीं रह गई है। बड़ी बड़ी तो छोड़ दीजिए, छोटी वाली भी नहीं रह गई है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री बनने से पहले काला धन को लेकर बड़े मुखर थे। कहते थे कि विदेशों में पता नहीं कितना काला धन जमा है, यदि वो वापस आ जाए तो मुफ्त में सबको 15-20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा खाते में। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे 100 दिन के भीतर। अब दोनों बातों को यदि जोड़ दिया जाए तो बात साफ है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो पूरा काला धन वापस लाएंगे, और इसके बाद मुफ्त में सबके खाते में 15-20 लाख रुपया ऐसे मिल जाएगा। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री झुक झुक कर आडवाणी जी के पैर छुआ करते थे। कुछ ही साल बाद एक वक्त वो भी आया जब आडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े रहते थे और प्रधानमंत्री नजरें फेर कर निकल जाते थे। आडवाणी जी वही गाना गुनगुनाते होंगे कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। बहरहाल लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं को नरेंद्र मोदी ने ताकतवर होते ही किनारे कर दिया, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। ये उनके लिए शायद जीवन का सबसे बड़ा झटका रहा होगा कि जो कभी हमारा रथ चलाता था आज हमें ही रथ से उतार कर फेंक दिया। लेकिन अभी जो झटका लगा है इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को, जो अभी झटका लगा है वो शायद 2014 के उस झटके से भी बड़ा है। जैसा कि सबको पता है कि साल 2014 में जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी आए थे, लगभग उन सारे मुद्दों पर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो, काले धन का हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा का हो, या फिर विकास का हो। इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें भाजपा सरकार यह दावा नहीं ठोक सकती कि उसने बहुत बेहतर काम कर दिया है, बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो बद से बदतर स्थिति में आ गई है। और ये बात आम जनमानस से ज्यादा शायद मोदी सत्ता को मालूम है। उन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो सिर्फ भाषणों में है। हकीकत यह है कि भाषणों के माध्यम से विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रहे नेताओं को कहीं ना कहीं संदेश दिया जाता है कि हमारे साथ आ जाओ वरना लपेट दिए जाओगे, और जो साथ चले जाते हैं
हैं उन पर जांच बंद हो जाती है। यानी बात साफ है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे वोट नहीं दिलाएंगे, और ये बात बहुत पहले से मालूम थी, तभी तो राम मंदिर का कार्यक्रम तय कर लिया गया। अब ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है कि इस बार चुनाव से पहले पूरा का पूरा माहौल मंदिर के आसपास ही रहेगा। हालांकि अचानक कुछ भी हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक का माहौल यही है कि जनवरी में मंदिर का उद्घाटन है और इसके बाद गोदी मीडिया तो है ही, दिन रात वही दिखाने के लिए। अब भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 11,000 वोल्ट का झटका कैसे लगा है और क्यों यह झटका बताया जा रहा है, इसे जरा ध्यान से देख लीजिए। बड़े सेठ वाली एनडीटीवी की इस खबर को देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से अनुरोध किया गया है कि वो राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल ना हो। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चूंकि लालकृष्ण आडवाणी की उम्र अब 96 वर्ष है और जोशी जी की उम्र 90 वर्ष है, इसीलिए उम्र को देखते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि वो लोग ना आए, और उन लोगों ने यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया है। अब आप जनता अपना निजी इतिहास याद करिए, क्या कभी किसी को ना आने का निमंत्रण दिया जाता है? यहां उस आडवाणी और जोशी को मंदिर से दूर किया जा रहा है जिन्होंने इसकी लड़ाई शुरुआत से लड़ी और जमकर लड़ी। पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, और अब तो लोग सवाल करने लगे हैं कि कितना अच्छा होता यदि इन दोनों नेताओं को ढेर सारी सुविधाओं के साथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल कराया जाता। जो काम हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाते हैं, यदि बच्चे कर लें तो वो खुशी से बुजुर्गों को दिखाते हैं कि देखिए जो प्रयास आपने शुरू किया था हमने उसे अंजाम तक पहुंचाया। लोग व्हील चेयर या गोदी में उठाकर भी दिखा देते हैं, लेकिन यहां तो दूसरा खेल चल रहा है। 1 महीना पहले ही बता दिया जा रहा है कि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए आप लोग मत आइएगा। ना आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं, ये चर्चा आम है कि कैमरे के फ्रेम में कोई और आना नहीं चाहिए। जब कैमरा फोटो ले तो खुद से बड़ा कद का आदमी वहां नहीं होना चाहिए। वहीं चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इसलिए मंदिर से दूर भगाया जा रहा है ताकि सारा का सारा क्रेडिट और पूरा फोकस एक ही व्यक्ति पर रहे, एक ही व्यक्ति के नाम पर पूरा क्रेडिट जाए। वहां लोग ये न कहने लगे कि देखो देखो वही आडवाणी जी हैं जिन्होंने मंदिर का आंदोलन शुरू किया था, वही मुरली मनोहर जोशी जी हैं जो अटल, आडवाणी और मनोहर की तिकड़ी वाले हैं। एक वक्त में कहा जाता था कि भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर। अटल जी तो नहीं रहे, लेकिन 2 धरोहरों को पार्टी और सरकार तो छोड़ दीजिए, मंदिर से भी दूर कर दिया गया, जिस मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि इन 2 बुजुर्ग नेताओं की उम्र ही ज्यादा है ना, आईसीयू में तो है नहीं। उन्हें किसी भी तरीके से बुलवाने की बजाय ना आने का अनुरोध करना, क्या ये खटकने वाली बात नहीं है? अब जरा ये भी देख लीजिए इस कार्यक्रम में किन किन लोगों को न्योता दिया गया है। हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दी है खबर की, पढ़ लीजिएगा। कुछ लोगों का नाम बता देते हैं। दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, रामदेव, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, मधुर भंडारकर, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, वासुदेव कामत, इसरो निदेशक समेत बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया है। इन लोगों का राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी का भी योगदान आडवाणी और जोशी के बराबर तो नहीं हो सकता। लेकिन कहा जाता है कि वो हैं तो मुमकिन है, शायद उसी के तहत सब कुछ मुमकिन है। कैमरे के फ्रेम में कोई और नहीं आना चाहिए, बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो अपने आप में कुछ भी हो। जब चंद्रयान भेजने का श्रेय लिया जा सकता है, खिलाड़ियों के खेल जीतने का श्रेय लिया जा सकता है, तो फिर राम मंदिर के ऊपर तो पूरा का पूरा 2024 का चुनाव लटका पड़ा है, उसे कैसे बांटा जा सकता है भाई? वैसे आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? आडवाणी और जोशी को ना आने की बात कहकर क्या उन्हें 11,000 वोल्ट का झटका नहीं दिया गया होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।